अनामिका की आंखों में आंसू थे। वो अपने मासूम बेटे को गोद में उठाए शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल के इमरजेंसी दरवाजे पर खड़ी थी। उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उसकी बाहों में थमा वो नन्हा बच्चा उसकी हिम्मत को सहारा दिए हुए था। बच्चा बेसुध था, सांसें धीमी। वो कभी बच्चे के चेहरे को देखती तो कभी अस्पताल के उस बड़े से गेट को, जिससे गुजरकर अकेले अंदर जाने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रही थी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे लाल को, उसने खुद से बड़बड़ाया और लंबी सांस लेकर तेज कदमों से अंदर दाखिल हो गई। उसने खुद को एक काले रंग के दुपट्टे से लपेट रखा था। चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उस दुपट्टे के पीछे उसका खूबसूरत शरीर जमाने की नजरों से छुपा हुआ था। तैरती हुई नजरें और उनमें भरी गंदगी को एक औरत से ज्यादा कौन समझ सकता है। लेकिन ये वक्त इन बातों पर ध्यान देने का नहीं था। वो उन सब नजरों को नजरअंदाज करती हुई इधर उधर देखने लगी। भागती हुई काउंटर तक पहुंची। प्लीज मेरे बेटे को देख लीजिए, उसने कहा, मगर नर्स ने एक लंबी सांस लेकर सख्त आवाज में कहा, चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ शोर मत करो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तो बुला लेंगे। थोड़ी देर में ही वो समझ गई थी कि उसके बच्चे पर यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। एक तो वो यहाँ बिल्कुल अकेली थी। घबराहट की वजह से उसने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाए बिना बिना मेकअप के भी उसके खूबसूरत चेहरे पर गुलाबी होंठ और हिरनी जैसी बड़ी आंखों में डर, परेशानी और थकान साफ दिख रही थी। उसके पास से गुजरने वाले लोग हैरान रह जाते थे। वो पहली बार इतने बड़े अस्पताल में आई थी, क्योंकि ये उसके घर के नजदीक था, और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। उसका दिल घबरा रहा था। उसने बच्चे को अपने सीने से और करीब कर लिया, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ी। उसके कदम दोबारा हरकत में आए। कोई डॉक्टर है? भगवान के लिए, मेरा बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, वो लगभग चिल्लाई। उसका शोर सुनकर एक डॉक्टर चौंक पड़ा। सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप, माथे पर पहली हल्की सी सिकन। वो पहले दूर से उसे देख रहा था, अब पास आकर अनामिका को गौर से देखने लगा। एक एक नजर बारीकी से उसका मुआयना कर रहा था। डॉक्टर की भूरी आंखें उसके ऊपर जम सी गईं। मैडम सुनिए। अचानक आवाज आई तो वो तुरंत पलटी। सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा था, सफेद कोट में डॉक्टर लग रहा था। मैं बच्चों का सीनियर डॉक्टर हूँ, मेरे साथ आइए। मगर उसकी आंखें किसी भेड़िए के जैसे तेज थीं। अनामिका ने एकदम से नजर चुरा ली। फिर वो मुड़ा और एक कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के दरवाजे के पास रुककर उसने इशारा किया। अनामिका को जाने क्यों पूरे शरीर पर चींटियां सी दौड़ती महसूस हुई, लेकिन ममता की मजबूरी में वो क्या कर सकती थी। वो अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो अंदर गई, डॉक्टर ने दरवाजा एकदम से बंद कर लिया और बच्चे को टेबल पर लेटने को कहा। अनामिका ने बिना बहस के बच्चे को आराम से लिटा दिया। वो फिक्रमंदी से उसके सिरहाने पर खड़ी हो गई। बच्चे का चेकअप करते हुए डॉक्टर उसे कनखियों से देखने लगा। अनामिका ने उसकी नजरों की तपिश महसूस की और खुद को दुपट्टे से और कसकर लपेट लिया। डॉक्टर काफी होशियार था, एकदम से संभल गया और पूछा, क्या दिक्कत है इसे? वो हकलाते हुए बोली, मैं जब घर आई तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये होश में नहीं था। डॉक्टर उसकी बातें सुनता रहा, लेकिन उसकी नजरें लगातार अनामिका पर ही टिकी थीं, जैसे वो अपनी आंखों से ही उसे चीर फाड़ देना चाहता हो। अनामिका ने सर झुका लिया ताकि उसकी नजरों का सामना ना करना पड़े। उसके बालों की लटें चेहरे पर फैलकर उसकी खूबसूरती और बढ़ा रही थी, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे को देख रही थी। मेरा बेटा, प्लीज डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए, उसने रुंधे लहजे में कहा। डॉक्टर ने एक नजर बच्चे पर डाली, फिर उसकी नजरें वापस अनामिका के चेहरे पर टिक गईं। ये तुम्हारा बच्चा है? वो हैरान होकर बोला। तुम तो शादीशुदा नहीं लगती, खुद बच्ची लगती हो अभी। अनामिका का वजूद थरथरा गया। क्या उम्र है तुम्हारी? डॉक्टर ने पूछा। मैं 19 साल की हूँ। ये मेरा ही बेटा है, प्लीज इसके बारे में बताइए ना, इसे क्या हुआ है? उसकी आंखों में उम्मीद और बेबसी थी। 19 साल? वो धीरे से बोला। अभी तो तुम बहुत जवान लगती हो, इतनी जल्दी शादी करने का शौक क्यों था? उसकी नजरें अब अनामिका के गले की तरफ थी, जहां पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। अनामिका ने उसकी नजरों की दिशा भांप कर घबराते हुए खुद को और ढक लिया। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को देखिए, भगवान के लिए बताइए कि वो ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर ने जैसे बेजारी से सिर हिलाया, मगर बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, दिल की धड़कन चेक की और बोला, इसे एडमिट करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं।
डॉक्टर की बात सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अस्पताल का खर्च उठा सके। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर डॉक्टर ने पूछा, मैं इसे अभी एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन दवाइयों और भर्ती करने का खर्चा कितना होगा ये पूछना चाहूंगी। वो माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, यहाँ एडमिट होने और दवाइयों का कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? क्या वो भी साथ आया है? पति की बात पर अनामिका का दिल जैसे चीर दिया गया हो। वो धीमे से बोली, उनकी मृत्यु हो गई है। उसकी आवाज कांप गई और आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हारे साथ कोई और है? डॉक्टर ने फिर पूछा। मैं अकेली हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अच्छा, तो तुम विधवा हो और ऊपर से अकेली भी? उसके लहजे में एक खुशी की झनक थी, जिसे महसूस करके अनामिका ने उसकी तरफ देखा। अकेलापन भी किसी इनाम से कम नहीं होता। इंसान जो चाहे जब चाहे आजादी से कर सकता है। परिवार और रिश्ते तो बस पांव की बेड़ियां होते हैं। उसकी आंखों में शैतानी चमकी थी। वो उसके बिल्कुल करीब आ गया और अनामिका के चेहरे पर आई बालों की लट को हटाकर ध्यान से देखने लगा। अनामिका एकदम घबराकर पीछे हटी, लेकिन अपने बेटे की हालत देखकर फिर रुक गई। प्लीज डॉक्टर, मेरा बच्चा, वो गिड़गिड़ाते हुए बोली। मेरा नाम जगदीश है। तुम जैसी खूबसूरत लड़की अगर मेरा नाम पुकारे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, उसने लापरवाह लहजे में कहा, लेकिन एक शर्त पर। अनामिका की आत्मा कांप उठी थी। वो उसकी बातों के अंदाज से ही परेशान हो गई थी। शर्त? कैसी शर्त? उसकी आंखों में बेसाख्ता डर था। डॉक्टर उसके और पास गया। तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अनामिका लड़खड़ा गई। कैसी बात? डॉक्टर ने उसकी ठुड्डी उठाई। अपनी हर रात मेरे नाम कर दो। अस्पताल के पास ही मेरा फ्लैट है। अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बेटे को एडमिट करवा दूंगा। 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। तुम्हारे बच्चे को तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वादा है। फिर तुम्हारा बेटा भी जिंदा रहेगा और तुम भी चैन से जी सकोगी। अनामिका ने बच्चे को सीने से और करीब कर लिया। नहीं, भगवान के लिए। उसकी आवाज में दर्द था। डॉक्टर ने उसका रुख देखकर कंधे उचकाते हुए कहा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। बच्चे की सांसें कमजोर हो रही हैं। ये एक प्राइवेट अस्पताल है मैडम। सरकारी अस्पताल वाले तो शायद तुम्हारे बच्चे को एडमिट भी ना करें, और अगर कर भी लिया तो उसका इलाज इस तरह से नहीं हो पाएगा, जबकि हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। ये 2 दिन में ही बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएगा और तुम्हारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। अब सोच लो, तुम्हें क्या करना है? मेरी बात माननी है या फिर अपने बेटे के लिए एडमिट करने की 1 लाख फीस जमा करवानी है? 1 लाख रुपए? ये सुनकर ही अनामिका की जुबान थरथराने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बच्चे से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगी। अस्पताल की दीवारें, सिसकते हुए मरीज, शोरगुल, मगर कोई नहीं था जो उसे बचा सके। डॉक्टर अब हाथ सीने पर रखे उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, जैसे कोई दरिंदा अपने शिकार को पूरी तरह से गिरफ्त में ले चुका हो। सोच लो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अनामिका का दिल जिद के जैसे मदद मांग रहा था। भगवान, उसने आंखें बंद कर लीं और आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा। हाँ या ना? डॉक्टर ने जैसे ही अनामिका का हाथ पकड़ा, उसके वजूद को एक गहरा झटका सा लगा, जैसे किसी जहरीले सांप ने उसे छू लिया हो। उसकी उंगलियों की गिरफ्त अनामिका की कलाई पर सख्त हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे अनामिका ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़वाया। उसकी साफ आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी हिम्मत दिखाई दे रही थी, शायद चरित्र की ताकत, जो कमजोर से कमजोर औरत को भी फौलाद बना देती है। अनामिका 2 कदम पीछे हटते हुए अपने दुपट्टे को और ज्यादा कसकर अपने आसपास लपेटे खड़ी हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन लहजा मजबूत था। मेरे बेटे को एडमिट करो, मैं अभी पैसों का इंतजाम करती हूँ। ये कहकर वो पलटी और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। डॉक्टर जगदीश ने एक पल के लिए हैरत से उसे जाते हुए देखा, फिर एक मक्कार हंसी उसके होठों पर फैल गई। वो जानता था कि मरकर भी वो इतनी बड़ी रकम कहीं से नहीं ला पाएगी, क्योंकि अपनी शातिर फितरत से वो ये बात बहुत अच्छे से जान गया था कि वो एक गरीब घराने की लड़की है, लेकिन क्योंकि बेहद खूबसूरत है इसलिए उसका दिल आ गया था। लेकिन अनामिका की आंखों के सामने
अब सिर्फ अपने बेटे की सांसें ही नहीं थीं, अब कदम कदम पर भेड़िए भी थे जो उसके वजूद को नोचने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। और वो नहीं चाहती थी कि उसकी जरा जरा सी कमजोरी उन दरिंदों के हाथ में आ जाए और वे उसके किरदार पर अपने दांत मारें। ये तो अब शायद उसकी जिंदगी की मामूली बातें हो चुकी थीं। न जाने जिंदगी की कितनी बड़ी और कितनी ही रातें उसे यूं ही अकेले अपनी मुश्किलों से लड़ते हुए गुजारनी है। लिहाजा ये जंग वो किसी भी कीमत पर लड़ेगी, मगर कभी भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। ये फैसला करके वो अस्पताल के बरामदे से बाहर निकली। रात का अंधेरा हर तरफ फैला था। अस्पताल के आंगन के बाद थोड़ी सी इंसानियत और फिर सड़कों पर थी, जिस पर एक एक करके कुछ भारी बाइक्स और गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजर रही थी। उन गाड़ियों की रोशनी में अनामिका की आंखें चौंधिया जाती, लेकिन वो रुकी नहीं। वो अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाते हुए सड़क के किनारे किनारे चलती जा रही थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इस अंधेरे की खासियत यही होती है कि अगर आप भी रो रहे हो तो आपके आंसू भी किसी को दिखाई नहीं देते। वो लगातार अपने बहते हुए आंसुओं के साथ चलती जा रही थी। ये वे आंसू थे जिन्हें किसी के सामने बहाने का वक्त नहीं था। वो दिल में लगातार बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, भगवान, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। मैं उसकी सांसों की कीमत अपनी इज्जत से नहीं दूंगी। तुम मुझे अपने फैसले पर कायम रखना। उसने अपने दिल को मजबूत किया। उसके पैरों में जो चप्पलें थी वे पुरानी और फटी हुई थीं, लेकिन वो दौड़ने लगी। सिर्फ एक उम्मीद थी, अरमान सिंघानिया की कोठी। वही अरमान सिंघानिया जो उसका मालिक था, जिसके घर में वो एक नौकरानी की हैसियत से काम करती थी। उसका दिल एक पल को घबराया, लेकिन फिर ख्याल आया, बेटे की जिंदगी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो तेज तेज सांस लेती हुई कोठी के बड़े गेट तक पहुंची। गेट के ऊपर लगी छोटी सी खिड़की को उसने जोर से बजाया। तभी चौकीदार ने खिड़की हल्की सी खोली और फिर उसे देखते ही दरवाजा खोल दिया। अनामिका जल्दी से अंदर आई। चौकीदार उसे इस वक्त देखकर बहुत हैरान हो गया। तुम, अनामिका, रात के इस वक्त? तुम तो हमेशा शाम से पहले चली जाती हो। इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? अनामिका ने जल्दी से सांस ठीक करते हुए कहा, वो मुझे बुलाया गया था, जरूरी काम है। चौकीदार के चेहरे पर शक के भाव थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। शायद वो सोच भी नहीं सकता था कि एक दबी दबी सी लड़की जो हमेशा झुकी नजरों से बात करती थी, आज इस तरह बेबाकी से अंदर जा रही है। अनामिका अंदर दाखिल हुई। ये वही कोठी थी जिसके हर कोने से वो वाकिफ थी। हर रास्ता, हर कमरा उसे अच्छे से याद था। लेकिन आज वो उन रास्तों में कुछ और ही तलाश करने आई थी। उसके कदम दबी दबी आहट में चल रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बड़ी मालकिन जो अरमान की सौतेली माँ थी, वो इस वक्त ना सिर्फ अकेली थी बल्कि सोई हुई भी थी। खौफ ने एक लम्हे को उसे जकड़ लिया, लेकिन बेटे का चेहरा आंखों के सामने आते ही वो फिर से चल पड़ी। अरमान सिंघानिया का कमरा कोठी के अंदरूनी हिस्से में था, जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। उसने धड़कते दिल से इधर उधर देखा। कमरे के दरवाजे पर जाते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई साया उसके पीछे है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो आगे बढ़ी। हाथ दरवाजे पर रखा तो हथेली पसीने से भीग गई। दिल जैसे गले में अटक गया हो। धड़कनों की आवाज इतनी तेज लग रही थी जैसे पूरी कोठी में गूंज रही हो। उसने हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। एक पल के लिए उसने रुककर अंदर झांका। कमरा खाली था। अरमान शायद आज शहर से बाहर था। ये सोचते ही वो बड़े सतर्क अंदाज में दबे कदमों से अंदर दाखिल हुई और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। सामने एक बड़ा सा लकड़ी का बेड था। दीवार के साथ किताबों की शेल्फ और दाईं तरफ एक स्टडी टेबल रखा था, जिस पर कुछ फाइलें बिखरी पड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसका मकसद साफ था, किसी भी तरह पैसों तक पहुंचना। वो जानती थी कि अरमान स्टडी टेबल के दराज में नकद पैसे रखता था। ये वो खास रकम होती थी जो वो तनख्वाह या खास मामलों में इस्तेमाल करता था। वो धीरे धीरे चलती हुई मेज तक पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। पसीने से भीगी उंगलियां लकड़ी की ठंडी सतह पर फिसल गईं। उसने हिम्मत करके पहला दराज खोला। वो खाली था। दूसरा खोला, वो भी कुछ भी नहीं था वहां। तीसरा दराज, वहां एक बड़ी सी फाइल के नीचे लिफाफे में बंद नोटों की गड्डियां रखी थीं। उसके हाथ कांपने लगे। यही है,
उसने तुरंत लिफाफा उठाया, लेकिन उसके नीचे रखे कागजात उसकी नज़र से ओझल हो गए। ये वही कीमती डॉक्यूमेंट था जो अरमान की जिंदगी का सबसे बड़ा राज था, और अनामिका बेखबर थी। लिफाफा अपने सीने से लगाए उसने कमरे का जायजा लिया। सब कुछ वैसा ही था, किसी ने उसे देखा नहीं था। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिल में एक ही प्रार्थना थी, कोई न आए, कोई न देखे। वो दरवाजे से बाहर निकली तो उसके कदम तेज थे। अंधेरे में रास्ते में रखे हुए शोपीस उसे दुश्मन लगने लगे, जैसे कोई उसे पकड़ ना ले। वो भाग रही थी। कोठी के मुख्य दरवाजे तक पहुंचने में उसे कुछ पल लगे। चौकीदार नींद में ऊँग रहा था। उसे बस ये डर था कि अगर चौकीदार उठ गया तो ना जाने क्या होगा। ये सोचते ही उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो दबे कदमों से आगे बढ़ी। चौकीदार को देखा, जो गहरी नींद में था। वो दरवाजे के पास पहुंची और उसे धीरे से खोला। गेट से हल्की आवाज निकली तो उसका दिल धक्क से रह गया। चौकीदार ने करवट ली मगर जागा नहीं। अनामिका ने चैन की सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ में पकड़ा लिफाफा उसके पसीने से भीग गया था। वो जानती थी कि अब रुकने का सवाल ही नहीं था। उसे अस्पताल पहुंचना था, किसी भी कीमत पर, और अपने बेटे को हर हाल में बचाना था। यही सोच उसे मजबूत कर रही थी। जैसे ही अनामिका कोठी के बड़े गेट से बाहर निकली, उसकी सांस फूल रही थी। उस वक्त उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। अंधेरे में लिपटी सड़क के किनारे वो तेज तेज चलने लगी। तभी उसके कानों में गाड़ी के इंजन की आवाज गूंजी। वो ठिठक गई। मुड़कर देखा तो काले रंग की जीप पूरी रफ्तार से कोठी के गेट के अंदर दाखिल हो रही थी। उसकी आंखें फैल गईं। अरमान सिंघानिया। उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। उसने खुद को संभाला और भागने लगी। लेकिन किस्मत कब किसी मजबूर की साथी होती है। कुछ ही पल बीते थे कि हवेली के अंदर कोहराम मच गया, और फिर वो आवाज गूंजी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अरमान सिंघानिया की आवाज, जिसकी दहशत से सिर्फ कोठी वाले नहीं बल्कि बाहर के लोग भी कांपते थे। वो दहाड़ते हुए अपने तमाम नौकरों से एक ही सवाल पूछ रहा था, इस नई लड़की को काम पर किसने रखा, और अगर रख ही लिया था तो उसे मेरे कमरे में जाने की इजाजत किसने दी। बड़ी मालकिन ने उसे कमरों की सफाई का काम दे रखा था। एक नौकर ने डरते डरते जवाब दिया। अरमान ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। उसने मेरे कमरे से पैसे ही नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी चुराए हैं। वो दहाड़ा। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा, ऐसी ज्वाला थी कि नौकरों के दिल कांपने लगे। मुझे पैसे और डॉक्यूमेंट्स के साथ वो लड़की अभी और इसी वक्त चाहिए। और सुन लो, अगर तुम में से कोई नाकाम रहा और आधे घंटे के अंदर वो लड़की मेरे सामने ना आई तो अपना अंजाम सोच लेना। अब अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। इतना कहते ही वो पलटा और अंदर चला गया। उसके जाते ही नौकर भाग खड़े हुए। उन्हें पता था कि अगर लड़की ना मिली तो उनकी खैर नहीं, और अनामिका, वो तो किसी पाताल में भी चली जाती तो अरमान उसे ढूंढ निकालता। उसकी कोठी में कोई चूना नहीं लगा सकता था। ये कैसे मुमकिन हो गया। उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। कुछ ही लम्हों में कोठी के नौकरों ने उसका सुराग पा लिया। वो रही, किसी ने चिल्लाकर कहा। अनामिका दूर सड़क पर तेजी से भाग रही थी। दो मजबूत हाथों ने उसे पीछे से जकड़ लिया। उसके कदम जमीन से उखड़ गए। छोड़ दो, भगवान के लिए, वो चीखी, लेकिन उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गुम हो गई। दो नौकरों ने उसे बाजुओं से पकड़ा और घसीटते हुए वापस ले जाने लगे। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। वो तड़प रही थी, हाथ जोड़ रही थी, मगर उनके चेहरों पर डर था, आंखों में भय। उन्हें पता था अगर अनामिका नहीं पहुंची तो अरमान उसकी खाल उधेड़ देगा। उन्होंने उसे जबरदस्ती जीप में फेंक दिया। वो लिफाफा जिसमें पैसे थे अब भी उसके हाथ में था। वो उसे खुद से ऐसे चिपकाए थी जैसे वो उसके बच्चे की जिंदगी की चाबी हो। जीप तेजी से दौड़ी और अनामिका फिर उसी कोठी के दरवाजे पर लाई गई जहां से अभी अभी बचकर भागी थी। मगर अब की बार वो एक मुजरिम की तरह लाई गई थी। चेहरे पर मिट्टी, कपड़े फटे हुए, आंखों में आंसू और दिल में मौत का डर। नौकरों ने उसे गाड़ी से खींचकर निकाला और एक झटके से जमीन पर फेंक दिया। चल उठ। उन्होंने उसे बाजू से पकड़कर अरमान के दीवान खाने में ले जाकर धक्का दिया। अनामिका लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरी। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। वो घबराकर रोने लगी। उसे अपने बेटे की याद बहुत तेज आ रही थी। न जाने वो किस हाल में होगा। वो उसे बिल्कुल अकेले अस्पताल में छोड़कर पैसों का इंतजाम करने निकली थी। अब उसके होठों पर सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, मुझ पर रहम कर दो। तुम जानते हो कि मैं कोई चोर नहीं।
ये सब मैंने हालात की मजबूरी में किया है। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो यही सोच सोच कर रोती जा रही थी। कुछ ही पल बीते थे कि दरवाजे के पास कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ खुला। वो उछल पड़ी। आने वाला इंसान पूरी ताकत से अंदर दाखिल हुआ। वो सहम कर दीवार के साथ जा लगी और आंखें बंद कर ली। बंद आंखों से वो आने वाले कदमों की आहट सुन रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। अरमान ने उस दुबली पतली सी लड़की को देखा जो गठरी बनी दीवार के पास बैठी थी। उसका शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। वो जितने गुस्से में दाखिल हुआ था, अब ना जाने उसका गुस्सा कुछ कम हो गया था। वो अनामिका के सामने आकर रुका और कहर भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। वो जमीन पर नजरें गड़ाए न जाने क्या तलाश कर रही थी। तो तुम हो वो चोरनी? वो गरजते हुए बोला। जिसने ये हरकत की? अच्छी नमक हरामी की है। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरमान के नौकरों को मालूम था कि वो औरत जात पर हाथ नहीं उठाता, वरना अगर उसकी जगह कोई मर्द होता तो अब तक उसकी खैर नहीं थी। अनामिका के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोते हुए बोली, मैंने जिंदगी में पहली बार चोरी की थी। मैं मजबूर थी। मेरे बच्चे की जान खतरे में है। उसकी सिसकियां और फरियाद उस सख्त मिजाज इंसान पर कोई असर नहीं कर रही थी। अरमान की आंखों में उसके लिए जरा भर नरमी नहीं उतरी। उसके नौकर खास उसके पास ही खड़े थे। वो जानते थे कि अरमान का गुस्सा टूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो लावा था जो किसी भी वक्त फट सकता था। अनामिका बार बार दोहरा रही थी, ये पैसे प्लीज मुझे ले जाने दीजिए। मैं आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। उसकी आवाज में फरियाद थी, आंखों में उम्मीद। लेकिन अरमान ने धीरे से सांस खींची। अगर तुम्हें इतनी ही जरूरत थी तो तुम मुझसे पैसे मांग लेती। उसका लहजा बर्फ के जैसा ठंडा था। मेरे ही घर में रहकर मेरे ही वॉलेट से चोरी। तुम्हें इतनी खतरनाक सजा दूंगा कि इस कोठी का हर नौकर अपने कानों को हाथ लगाएगा। अनामिका ने रोते हुए जब सर उठाया तो वक्त जैसे ठहर गया। वो चेहरा, वो आंखें देखकर उसे लगा कि जैसे उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। वो कोई और नहीं, अरमान सिंघानिया था, जिसकी शादी उसके साथ तय थी। लेकिन अरमान के पापा सुरेश सिंघानिया को ये शादी मंजूर नहीं थी। वे अपने इकलौते बेटे की शादी किसी कारोबारी परिवार में करना चाहते थे। मगर अरमान को अनामिका पसंद आ गई थी, जो उसकी क्लास फेलो थी, लेकिन गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। जब अरमान नहीं माना तो उन्होंने एक ऐसी चाल चली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने अनामिका के पापा को एक मोटी रकम दी और उनसे कहा कि शादी से पहले ही वे अपनी बेटी को लेकर इस शहर से दूर निकल जाएं। अनामिका के पापा लालच में आ गए। वे शादी वाले दिन ही अनामिका को लेकर हमेशा के लिए शहर छोड़कर चले गए और फिर अनामिका की शादी अपने एक दोस्त के बेटे से जबरदस्ती कर दी, जो नशेड़ी और जुआरी था। अनामिका अपनी किस्मत के फैसले पर बहुत रोई, लेकिन फिर सब्र कर लिया। जब वो उम्मीद से हुई तो उसे लगा जैसे उसके जख्मों पर मरहम रख दिया गया हो। मगर अभी शादी को 1 साल ही हुआ था और वो एक नन्हे से बेटे की मां बन गई थी। कुछ दिनों बाद ही उसका पति रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़ गया। उसके पापा भी नशे के आदी थे। एक दिन नशे की ज्यादा डोज लेने से उनकी हालत बहुत बिगड़ गई और वे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब अनामिका कुछ माह के बच्चे के साथ जिंदगी की बहुत बड़ी जंग अकेले ही लड़ रही थी। जब बात रोटी के एक एक निवाले तक आ गई तो उसने घर से निकलकर काम काज ढूंढने की कोशिश की, मगर उसकी जवानी और खूबसूरती ने उसे कई मुश्किलों से 2-4 कर डाला। लेकिन ये पहली कोठी थी जहां वो साल भर टिक कर इज्जत से काम कर रही थी। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, किसी तरह से अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके। अरमान सिंघानिया उसकी दुनिया में अब एक धुंधलाहट भरी याद के सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन जिंदगी उसे फिर से एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अरमान एक बार फिर उसके सामने खड़ा था, मगर ऐसी हालत में कि वो उससे हद से ज्यादा नफरत करता था। अपनी मोहब्बत के इस अंजाम पर उसकी सांसें रुक गईं, आंसू थम गए। दूसरी तरफ अरमान अपनी मोहब्बत को सामने देखकर पत्थर हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो फिर से उसे देख रहा है, उस बेवफा को जिसने कॉलेज के अंदर टाइम पास वाला प्यार किया और शादी किसी और से कर ली। जब उसके पापा ने ये बात बताई तो उसे भरोसा नहीं हुआ था।
इसीलिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स अरमान के सामने रखे। जब अरमान ने वे सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि अनामिका के पापा ने शादी के बदले 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। जब अरमान के पापा ने उनकी ये मांग पूरी कर दी तो वे शादी वाले दिन अपनी बेटी को लेकर शहर छोड़कर चले गए। ये एक बहुत बड़ा धोखा था जिस पर अरमान का दिल यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके पापा ने जब पक्के सबूत उसके सामने रखे तो उसका दिल ही टूट गया। वो अनामिका को ऐसा नहीं समझता था, लेकिन जब उसके पापा ने उसे समझाया, जैसा बाप है वैसी बेटी, अगर वो तुमसे सच में प्यार करती तो कभी भी अपने बाप की बातों में नहीं आती। यकीनन बाप बेटी मिले हुए थे और ना जाने इससे पहले भी उन्होंने ऐसे कितने ही लोगों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर लूटा होगा। अरमान को सब्र नहीं आया। वो काफी लंबे समय तक अनामिका को ढूंढता रहा, लेकिन उस दौरान उसे शादी करने का ख्याल तक नहीं आया। अनामिका की याद उसके दिए जख्म इतने सालों में भी कम नहीं हुए थे, और अब अचानक जब वो उसे दोबारा नजर आई तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका पूरा वजूद ही जंजीरों में जकड़ गया हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जिसे उसने टूट कर चाहा था, और आज वही लड़की उसके सामने एक काम करने वाली नौकरानी के साथ साथ एक चोरनी की हैसियत में खड़ी थी। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ सी गई थीं और वो एकदम गुस्से में बोला, तुम अनामिका? अरमान, तुम? उसकी आवाज में नफरत ही नफरत थी। तुम शादी के दिन भाग गई थी ना? ये कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्से के अंगारे और भी बढ़ गए। मेरा भरोसा तोड़कर, मुझे बेइज्जत करके तुम जान की भीख मांग रही हो अनामिका? अरमान ने कहा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी मोहब्बत की कीमत तुमने सिर्फ 1 करोड़ रुपए लगाई थी। सिर्फ 1 करोड़? बहुत सस्ती मोहब्बत थी तुम्हारी। वो घुर्राया तो वो बेबसी से उसे देखने लगी। उसकी आंखें देख चुकी थी और वो उन पर कहर ढा रहे थे। अरमान दांत पीसते हुए बोला, देखो जरा खुद को, आज फिर तुम मेरे ही दरवाजे पर खड़ी हो, लेकिन एक चोरनी की हैसियत से। क्या कमी थी मेरे प्यार में? आज अगर तुम मेरे साथ होती तो दौलत तुम्हारे कदमों तले होती, मगर तुमने और तुम्हारे लालची बाप ने अंडे देने वाली मुर्गी को अपने लालच की छुरी से ही लहू लुहान कर दिया। इस लालच ने तुम्हें आज कहाँ लाकर पटक दिया है। उसके शब्दों ने अनामिका के वजूद को डरा दिया। क्या कमी थी मेरे प्यार में अनामिका? वो झुककर उसके पास आया। क्या कमी थी? बोलो। उसकी सांसों की तबीयत अनामिका को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन अरमान ने उसके कदमों को रोक दिया तो उसकी आंखें झुक गईं। अरमान, वो सिर्फ इतना ही कह सकी, लेकिन अरमान की बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी थी। उसने अनामिका की कलाई को अपनी फौलादी गिरफ्त में लेकर इतनी जोर से मरोड़ा कि वो सिहर पड़ी। दर्द से उसका पूरा वजूद हिल गया। छोड़ो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन अरमान के चेहरे पर सख्ती और बढ़ गई। दर्द? वो गुस्से में बोला, तुम जानती हो कि दर्द का असली मतलब क्या होता है? वो आंखों में सुलगती हुई नफरत लेकर बोला, तुम जैसे लालची लोग सिर्फ दर्द देना जानते हो, दर्द सहना नहीं। उसकी गिरफ्त और ज्यादा मजबूत होती गई तो वो तड़प गई। उसने अपना एक हाथ अरमान के सीने पर रखा। उसके चेहरे पर अजीब सी बेबसी उतर आई। अरमान ने एक झटके से उसकी कलाई छोड़ दी तो वो अपनी कलाई को अपने हाथ से सहलाने लगी। क्यों वापस आई हो मेरे सामने? अरमान का लहजा एक बार फिर से कठोर हो गया। वो गरजदार आवाज में बोला, क्यों अपनी शक्ल लेकर मेरे सामने खड़ी हो? अनामिका ने बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें उठाई और बोली, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था अरमान। मैं नहीं जानती थी कि ये कोठी आपकी है, वरना मैं अपनी शक्ल आपको कभी नहीं दिखाती। लेकिन आप मेरा यकीन करें कि मैं बेवफा नहीं हूँ। शादी से एक दिन पहले आपके पापा हमारे घर आए और उन्होंने मुझे आपकी मोहब्बत से दूर चले जाने के लिए 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन मैं नहीं मानी। मगर मेरे पापा ने आपके पापा के इस ऑफर को कबूल कर लिया और ठीक शादी वाले दिन वो मुझे जबरदस्ती शहर से दूर एक गांव में ले गए, जहां उन्होंने अपने दोस्त के बेटे से मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। वो 1 करोड़ रुपए की रकम कुछ तो मेरे पति ने जुए में उड़ा दी और कुछ पापा ने अपने नशे में। फिर ये दोनों मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए। उस वक्त जब मेरी जिंदगी के सारे रंग फीके हो चुके थे। इस शादी में मेरी कोई भी मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन जब मेरा बेटा मेरी गोद में आया तो मुझे लगा
कि इस बच्चे का इस सब में कोई कसूर नहीं है, तो मैं इसे सजा क्यों देती फिरूं? इसीलिए मैंने उसकी खातिर दोबारा से जीने की कोशिश की। कुछ छोटी-मोटी नौकरियां की, मगर 2-4 महीने से ज़्यादा मैं किसी एक जगह पर टिककर कोई भी नौकरी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी खूबसूरती ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। मैं किसी से क्या शिकायत करती? फिर मुझे आपकी कोठी में काम करने का एक मौका मिला, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं नमक हराम नहीं हूँ, ना ही चोर। मैं ये कदम बहुत ही मजबूरी में उठा रही हूँ। मेरा बेटा, वो हिचकियों में बोली, मर रहा है, और अगर मैं 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर पाई तो वो मर जाएगा। अरमान सिंघानिया उसकी बातें सुनकर सदमे की हालत में खड़ा था। उसे एकदम से याद आया कि 1 करोड़ की रकम ठीक उसकी शादी से एक दिन पहले ही निकाली गई थी, और वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि अनामिका सच कह रही है। उसने अनामिका के पास जो डॉक्यूमेंट्स और पैसे रखे थे उन्हें देखकर सोचा और गहरी सांस ली। फिर वो उसे कुछ लम्हों तक घूरता रहा। उसकी आंखों में कोई जज्बा छुपा हुआ था जो खुद अरमान भी समझ नहीं पा रहा था। वो तेजी से पलटा और कमरे के एरिया में टहलने लगा। उसके हाथ बार बार मुट्ठियों में बंद हो रहे थे, जैसे वो खुद को ही घायल करने की कोशिश कर रहा हो। अनामिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब क्या होगा? फिर अचानक अरमान रुका। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? वो धीरे से बोला, मगर उसका लहजा बहुत कठोर था। तुम्हें लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी रहम बाकी है? अनामिका चुप रही। उसकी पलकें भीग चुकी थीं। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बच्चे की जिंदगी चाहिए। मैं आपकी नज़रों से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। उसकी आवाज़ में वही माँ की भीख थी जो किसी दुश्मन का दिल भी पिघला सकती है। मगर अरमान का दिल तो बरसों पहले ही पत्थर बन चुका था। अरमान अनामिका के बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी सांस तक रुकने लगी। वो उसके दुपट्टे से निकलने वाली बालों की लटों को देख रहा था जो उसके गालों को छू रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और वो हटाने की कोशिश की। अनामिका कांप गई। उसका दिल जोर से धड़का। तुम अब कोशिश भी करो, लेकिन मुझसे दूर नहीं जा सकोगी। अरमान का लहजा धीमा और सरगोशी में बदल गया। बहुत भाग ली तुम, अब कुछ समय तक मेरी कैद में भी रहो। अनामिका उसकी बात सुनकर तड़प उठी, लेकिन अरमान उस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो उसे छोड़कर वहां से जाने लगा तो अनामिका उसके पीछे दौड़ी। भगवान के लिए अरमान, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मेरा बेटा इस वक्त अस्पताल में है, वो मर जाएगा। अगर समय पर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अरमान किसी पत्थर दिल आशिक की तरह वहां से चला गया। वो तेज तेज दरवाजा पीट रही थी। उसका दिल अपने बेटे के लिए तड़पने लगा। कोठी के बाहर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ दूर कहीं झींगरों की आवाज और बादलों की धीमी धीमी गिड़गिड़ाहट तेज होने लगी थी। अरमान अपने दीवान खाने में बैठा था, हाथ की मुट्ठियों को बार बार खोल और बंद कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी और मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। उसने अनामिका को कोठी के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाकर अब बंद कर दिया था। कमरे की कुंडी लगाकर चाबी खुद अपनी जेब में रख ली थी, लेकिन अब उसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो उस लम्हे को याद कर रहा था जब वो जमीन पर सिसक रही थी और अपनी सफाई पेश कर रही थी। उसकी हिरनी जैसी साफ आंखें जो हमेशा उसे मदहोश कर देती थीं, आज आंसुओं में डूबी थीं। क्यों लौटी हो मेरी जिंदगी में? ये सवाल वो खुद से बार बार कर रहा था। आखिरकार वो अपने करीब खड़े नौकर को देखकर बोला, तुम इधर आओ लाला। ये वही नौकर था जो अरमान के बचपन से उसके साथ था। अरमान की नजरें धुंधला गईं, जैसे वो अतीत में झांक रहा हो। एक बात बताओ, क्या ये सच है कि मेरे पापा ने अनामिका के पापा को 1 करोड़ रुपए दिए थे? इस सवाल पर लाला की आंखें झुक गईं। कुछ पल वो खामोश रहा, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर धीरे से बोला, साहब, अब बड़े साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके राज बोलना अच्छी बात नहीं लगता। अरमान ने मुट्ठियां भींच ली। मैं आज सच जानना चाहता हूँ लाला। उसके लहजे में वही हुक्म था जो कभी उसके पापा की आवाज में हुआ करता था। लाला ने भारी सांस ली। जी, ये सच है। बड़े साहब ने 1 करोड़ रुपए अनामिका के पापा को दिए थे। कहा था कि किसी तरह मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। अरमान की सांसें रुक गईं। और अनामिका? वो तो नहीं मान रही थी साहब, मगर उसके पापा मान गए। फिर सुनने में आया कि उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी और बड़े साहब निश्चिंत हो गए
कि अब वो आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल चुकी है। लाला की आवाज में शर्मिंदगी थी, लेकिन अरमान का दिल एक बार फिर जख्मों से भर गया था। वो अपनी जगह से उठकर तेजी से कमरे में टहलने लगा। बादल अब जोर से गरज रहे थे, बिजली भी चमक रही थी। खिड़की से अंदर रोशनी की एक लहर सी दाखिल हुई तो वो चौंक कर रुक गया। एक लम्हा, एक मंजर उसके मन में बिजली की तरह चमका। कॉलेज का वो दिन जब इसी तरह बादल गरजे थे और अनामिका ने डर के मारे उसके बाजू को पकड़ लिया था। वो हंसा था खुलकर, डरपोक कहीं की। आज भी याद था, और आज वही डरपोक लड़की उसकी कोठी में कैद थी। और बाहर फिर से बादल गरजने लगे। एक बेचैनी उसके वजूद में दौड़ गई। वो तेजी से कमरे से निकला और लंबे कदमों के अंदरूनी हिस्से की तरफ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो डरती हुई आज भी बहुत सहम रही होगी। वो कमरे के सामने रुका, चाबी निकाली और दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से बिजली की चमक से कभी कभार कमरा रोशन हो रहा था। उसने लाइट जलाई तो ये देखकर उसका दिल धक्के से रह गया। अनामिका जमीन पर बेहोश पड़ी थी। दुपट्टा उसके चेहरे से हट गया था। उसका रंग सफेद, होंठ नीले, आंखें बंद। अरमान का दिल जोर से धड़का। अनामिका, वो लपक कर झुका, उसे गोद में उठा लिया। उसका शरीर हल्का था, जैसे जान ही ना हो। वो तुरंत बाहर निकला, नौकरों की तरफ गुस्से से देखा, तुरंत पानी लेकर आओ, लेकिन फिर खुद ही उसे लेकर खुली हवा में आ गया। बारिश तेज हो रही थी। उसने पानी के कुछ छींटे उसके चेहरे पर मारे। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि उसके ही गुस्से ने इस नाजुक सी लड़की को कितना दुखी कर डाला। कुछ लम्हे गुजरे, अनामिका ने आंखें खोल दी तो अरमान के बेचैन दिल को सुकून मिल गया। वो बेकरार नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उनकी नजरें मिली तो बादल एक बार फिर जोर से गरजे। अनामिका कांपते हुए अरमान के सीने से जा लगी। अरमान बोला, तुम आज भी बादल गरजने से डरती हो? हाँ, बहुत। वो अपनी नाक उसके सीने से रगड़ते हुए बोली, और फिर एकदम से उससे अलग हो गई। अरमान समझ गया और उसे एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया। उसके वजूद पर दुपट्टा नहीं था, इसलिए अरमान अपने कमरे से एक सुर्ख चादर लाया और उसके ऊपर डाल दी। अनामिका फूट फूट कर रोने लगी। तुम मुझे सजा देना चाहते हो? तुम मुझे दे दो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। उसकी आवाज में एक माँ की फरियाद थी, दिल को हिला देने वाली फरियाद। अरमान के बाजू खुद ब खुद उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगे। वो चुपचाप खड़ा था। फिर उसने दोनों बाजू उसके आस पास कस लिए। एक गहरी सांस ली। चुप हो जाओ अनामिका, उसने नरमी से कहा। हम अभी इसी वक्त अस्पताल जा रहे हैं। तुम्हारे बेटे को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। अनामिका की सिसकियां थमी नहीं, वो उसके सीने से लगी रही, जैसे अब सिर्फ वही उसका एकमात्र सहारा हो। अब वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है, अरमान ने धीरे से कहा। उसका लहजा पहली बार नरम था, जैसे सारी कड़वाहट एक लम्हे में ही खत्म हो गई हो। अनामिका ने हैरत से उसे देखा। आंसुओं के बीच उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। अरमान, ये कहते हुए वो हकलाने लगी। हाँ अनामिका, वो उसे देखता रहा। मैं उसे बचाऊंगा, जैसे मैंने खुद से वादा किया था कि तुम पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। अरमान के लहजे में वही पुराना एहसास था, वही एहसास जो अनामिका ने बरसों पहले उसके लिए महसूस किया था। वो अचानक से रोने लगी। उसने आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर उसके सीने से लग गई। अरमान ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बादल अभी भी गरज रहे हैं। लेकिन अनामिका के दिल में अब सुकून उतर रहा था। वो जानती थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनामिका अस्पताल के बड़े गेट से अंदर दाखिल होते ही अरमान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो मेन गेट के पास पहुंची, उसके कदम अपने आप ही तेज हो गए। वो कुछ लम्हों के लिए सब कुछ भूल गई थी। सिर्फ एक ही ख्याल था, उसका बेटा। वो तेजी से आगे बढ़ी। अरमान ने उसे पुकारा भी, लेकिन वो नहीं रुकी। कुछ ही पलों में वो उस कमरे के सामने पहुंच चुकी थी, जहां उसे अपने बेटे को छोड़कर जाना पड़ा था। दरवाजे को धक्का देकर वो अंदर दाखिल हुई। कमरे की रोशनी धीमी थी, लेकिन सामने डॉक्टर जगदीश को देखकर वो चौंक गई। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी एक हाथ जेब में था और दूसरे में किसी रिपोर्टों की फाइलें। जैसे ही उसने अनामिका को अंदर आते देखा, उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। आंखों में वही गंदगी, होठों पर वही पिघलती हुई प्यास। वो हंसा। क्या हुआ? 1 लाख रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकी ना? मैंने तो पहले ही कहा था, बेकार में ही अपना वक्त बर्बाद कर रही हो।
उसने अपनी कुर्सी सीधी की और अनामिका की तरफ इशारा करते हुए बोला, लेकिन देख लो, तुम्हारे बेटे का मैंने कितना ख्याल रखा है। उसकी बात सुनते ही अनामिका के शरीर में घबराहट की लहर दौड़ गई, मगर वो चुप रही। डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखी, पूरे 500 रुपए अपनी जेब से देकर बैठा हूँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर। वो धीरे धीरे उठा और कुछ कदम चलकर अनामिका के पास आया और धीमी आवाज में बोला, लेकिन अगर तुम भी मेरा ख्याल रखो तो मैं ये सारा हिसाब एक चुटकी में माफ कर दूंगा। अनामिका के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वो कुछ कह नहीं पाई थी कि एक सख्त और दबंग आवाज ने कमरे की हवा को चीर दिया। अरमान किसी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ और कड़े तेवरों से डॉक्टर को घूरते हुए बोला, तुम जैसे गंदे लोग जब इस पेशे में दाखिल होते हैं तो पूरे पेशे को बदनाम कर देते हैं। डॉक्टर जगदीश घबराकर पीछे हटा। अरमान धीरे धीरे चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये पेशा बहुत ही इज्जत से भरा है, भगवान का दर्जा दिया जाता है तुम लोगों को, लेकिन तुमने इसे बदनाम कर दिया है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तुम जैसे लोगों की वजह से ये पेशा भी गंदगी से भर गया है। उसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन आंखों में शोले भड़के हुए थे। डॉक्टर मिमियाने लगा, ये तो कह रही थी कि इसका कोई नहीं है, तो तुम कौन हो? अरमान ने एक पल गंवाए बिना आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। ये जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि मैं अरमान सिंघानिया हूँ। उसने डॉक्टर को पीछे धकेला और कहा, और ये भी जान लो कि तुम्हारे कर्मों की सजा अब तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। कुछ समय बाद अरमान के आदेश पर अस्पताल के मैनेजमेंट ने डॉक्टर जगदीश के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी। अरमान सिंघानिया के एक आदेश पर पूरा स्टाफ हरकत में आ चुका था। अरमान ने अनामिका की तरफ देखा। वो अभी भी पत्थर सी खड़ी थी, आंखों में हैरत, लबों पर थरथराहट। अरमान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब तुम अकेली नहीं हो, बस इतना याद रखो। ये कहकर वो अनामिका के बेटे को आईसीयू की तरफ ले गया। बेहतर इलाज और अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करके अरमान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 हफ्ते बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। कोठी में दाखिल होते वक्त अनामिका का दिल किसी अनजाने डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था, लेकिन वो जल्दी ही हैरान रह गई जब अरमान ने उसे बताया कि वो चाहता है कि अब उनकी शादी हो, अब और कोई दूरी नहीं। उसका दिल भगवान का शुक्रगुजार हो गया। शादी की सच्ची महफिल, लाल रंग के फूलों और खुशबुओं से महकता माहौल, अनामिका के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। शादी के बाद जब अरमान उसे लेकर उसके कमरे में आया तो कुछ समय खामोशी में बीत गया। फिर अरमान ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। ये हाथ जो कल मुझसे छूट गया था, आज मैंने फिर से थाम लिया है और अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अनामिका ने धीरे से पलकें झुका ली, और मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। अरमान ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को ऊपर किया। मुझे तुम पर भरोसा था, है और हमेशा रहेगा। बस किस्मत को ही जरा देर लग गई हमें मिलाने में। अनामिका के होठों पर मुस्कान आ गई। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, न वक्त न हालात। अरमान ने उसे बाहों में लेकर कहा, अब ये मोहब्बत, ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है और तुम मेरी। अनामिका ने सुकून से अपना सिर उसके कंधे पर रखा। मोहब्बत मिल चुकी थी, सच्चाई जीत गई थी। अनामिका और अरमान की मोहब्बत के सच्चे रंग ने हर जख्म को भर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।